अध्याय 1 सुयांग। आस्था प्रतिशोध। रॉक के सर्वोच्च बिंदु पर 2 मंजिलें आवासीय स्थान, एक बूढ़ा व्यक्ति और दूसरा अलौकिक आक्रमणकारी एक सुंदर युवा। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर ने एक प्राचीन ओबा स्टूडियो की रचना की, जो आसपास की जगह पर भूमि और उसके पास के युवा उद्योग में बैठी। ऐसा लग रहा था कि भारी वातावरण ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। नौजवान, आपने किससे अपराध किया कि आप इस अंधेरी जगह में फंस गए? आपको यहाँ किसी व्यक्ति की तरह का ध्यान नहीं दिया गया, एक व्यक्ति ने युवा से पूछा। जब उसने युवा की ओर देखा तो उसकी रुचि से भर जाओ। इंसान, जो एक महान आभा से आकर्षित हुआ था जिसने अपने आसपास के स्थान को शांत कर दिया था। युवा ने बेल सी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कई काम हैं, जैसे कि महामहिम स्वर्गीय सम्राट द्वारा बनाए गए अवशेषों को खाना। बास्केटबॉल व्यक्ति ने आश्चर्य से अपनी आंखें मूंद लीं और जब उसने युवाओं की ओर देखा तो उसके परस्पर विरोधी आश्चर्य से चमक उठे। तुम न जाने क्या कहा, बूढ़ा आदमी बिना रुके हकलाने लगा। मैं अवाक रह गया। यह उनके जैसे प्राचीन व्यक्ति के लिए पहली बार था। उनकी छोटी आंखों का तो जिक्र ही नहीं, जो अनगिनत वर्षों से इतनी चौड़ी नहीं हुई थीं। मुझे इस बात से ज्यादा आश्चर्य है कि तुमने जो कुछ किया, उससे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि तुम इतना कुछ करने के बाद भी जीवित हो। उसकी लड़की की बात केवल मुस्कुराहट पर। अचानक बूढ़ा पहला व्यक्ति जोर से हंसने लगा। मैं पहले से ही स्वर्गीय सम्राट के क्रोधित चेहरे की कल्पना कर सकता था जब उसने बार यह खबर सुनी थी। हाँ, युवा आदमी, मैंने भूत पसंद कर लिया है। जीपी नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। बौद्ध व्यक्ति के आसपास की प्राचीन आह बहुत पहले ही लुप्त हो गई थी। वह अब किसी भी चीज से कहीं अधिक दयालु दादाजी की तरह के व्यवहार करते थे। नाम सुयांग है, युवक ने कहा। तो फिर सुयांग, क्या तुम ये स्थान खोजोगे? बूढ़ा आदमी अपने पीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाते हुए चमकती हुई मुस्कुराहटें दिखा रहा है। सुयांग ने पहली बार बोटमैन के चेहरे की ओर देखा। यह अंडकोश से भरा हुआ था, लगभग असाध्य फल की तरह। हालांकि उसका भूत चेहरे जैसा दिखता है, उसका पतला पानी जैसा साफ वही होता है, और वे इस अनंत रात के आकाश में सबसे खूबसूरत सितारों से भी अधिक चमकती हुई होती है। क्या बात है, सुयांग ने एक क्षण के बाद कहा। भले ही मैं इस स्थान को छोड़ सकता हूँ, इस प्रकार स्वर्गीय सम्राट का क्रोध और भी भय होगा। मुझे लगता है कि मैं स्वर्गीय सम्राट के क्रोध से लगातार युद्ध की तुलना में टैब तक यहाँ पसंद करूंगा, जब तक मेरी आत्मा नहीं जाएगी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप जा सकते हैं और स्वर्गीय सम्राट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? रोबोट मैन ने अपने चेहरे पर बैचलीहाट बरकरार रखी, लेकिन उसके अंचलों में एक गहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। फिर क्या? मुझे जाने के बाद क्या करना चाहिए? मैं वही पापपूर्ण जीवन लाइफ जारी रखूंगा जो मैं पिछले कई वर्षों से जी रहा हूं, या उन लोगों से जिन्होंने मुझ पर गलत आरोप लगाया? यह आप पर निर्भर है। सुयांग ने रात के आकाश की ओर अचानक अपने हाथ बढ़ाए और जोर से झटके की झलक दिखाई, मानो वह ऊपर चमकती हुई दिख रही हो। फिर, अगर मैं एक दिन इस जगह पर जाने का फैसला करता हूं तो मैं। अचानक बात बंद कर दिया और मुस्कुराया। भूल जाओ, मुझे लगता है कि मैं इस जगह पर रहने तक एक दिन रुक गया हूं। पसंद आएगा? बूढ़ा आदमी अचानक से हंसने लगा। तुम भी इतने छोटे हो कि इस प्राचीन युवा से इच्छा को पूरी तरह से अपनी तरह छिपा नहीं सकते। ठीक है, तुम यहाँ अनंत काल तक रहो। क्या तुम बूढ़े से मर सकते हो? अमर पसंद है। हे, आपकी इच्छा, मैं इसे पूरा कर लूंगा। वह अचानक खड़ा हो गया और अपनी जड़ खो गया, और रात का आकाश, जो इस शाश्वत प्रतिशोध चट्टान के निर्माण के बाद नहीं बदला गया था, अचानक दिन में बदल गया, जिससे वहां रहने वाली हर आत्मा हतप्रभ रह गई। आप कौन हैं? सुयांग ने चौड़ी आंखों से सिलाई करते हुए बॉस आदमी को देखा। बोब्समैन ने कहा, केवल एक बूढ़ा आदमी पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आराम विदा करूं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो जारी किया गया। धन्यवाद? इससे आपका क्या मतलब है? इससे पहले कि सुयांग, बोस्टन के व्यक्ति ने पूछा कि उसे धन्यवाद क्यों दिया जा रहा है, एक चमकदार सफेद रोशनी ने अचानक दुनिया को घेर लिया और उसकी दृष्टि छीन ली। प्रकाश रोशनी से अंधे होने के तुरंत बाद सुयांग को अपने दिल के पास तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उस पर तलवारों से वार किया गया हो। उसने अपनी ओपन राह देखी और देखा कि एक सुंदर युवा चेहरे के साथ बैडमस्कैन के साथ एक विस्तृत मंच पर वह खड़ा था और उसकी डोली में एक स्टील की तलवारें थीं। मैं उसके दिल से चूक गया, सुंदर युवक बुदबुदाया। सुयांग ने नीचे देखा कि एक तलवार उसके शरीर में घुस रही है और वह तुरंत सतर्क हो गया। घबराओ! सुयांग के शरीर के भीतर अचानक हत्या के इरादे से भरी एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी, जिससे उसके सामने खड़े खूबसूरत युवक और उनके मंच के आसपास मौजूद दर्जनों लोगों के मुंह से खून की बूंदें निकल गईं। और क्योंकि वह सुंदर युवक सुयांग के बहुत करीब खड़ा था, वह खून की खांसी के बाद सीधे बेहोश हो गया। वह स्थान तुरंत शांत हो गया और सुयांग ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी तलवार खींच ली, जो अभी भी उसके सीने में फंसी हुई थी। अपनी छाती से तलवार निकालने के बाद सुयांग ने इस क्षण को तुरंत अपनी यादों में खोजने के लिए लिया। अपनी यादों में उसे पता चला कि वह एक युवा कृषक के शरीर के अंदर था,
जिसका नाम उसके ही नाम सू यांग के समान था और उसकी शक्ल बिल्कुल उसके युवा स्वरूप जैसी ही थी। हालांकि समानताएं वहीं रुक गईं और बाकी सब कुछ अलग था। उनके पुराने साधना आधार की तुलना में उनका साधना आधार लगभग अस्तित्वहीन था और वह वर्तमान में इस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में एक शिष्य हैं, एक ऐसा संप्रदाय जो दोहरी खेती पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जहां विपरीत लिंग के दो लोग साधना के लिए यौन प्रथाओं में लिप्त होते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे वह उस समय में वापस चला गया हो जब वह एक युवा लड़का था जिसने हाल ही में खेती करना शुरू किया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा, उससे पहले सू यांग जिंग नाम की एक महिला शिष्या के साथ प्रेमालाप करने गया था और उसने अपने वर्तमान साथी यान मिंग, जो उसके सामने अब बेहोश सुंदर युवक था, को नाराज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच मृत्युभोज। स्वर्ग के नाम पर क्या हो रहा है? सू यांग को अचानक याद आया कि कैसे शाश्वत प्रतिशोध चट्टान के बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि वह उसे जगह छोड़ने में मदद करेगा। क्या उसने मुझे समय पर वापस भेज दिया? नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी इस गहन खिलने वाले संप्रदाय का शिष्य बना था। फिर सू यांग के विचारों के बीच एक तेज चीख ने अचानक चुप्पी तोड़ दी। हर कोई अपनी हरकतें बंद कर दे। एक अधेड़ उम्र का आदमी मंच पर कूदा और सू यांग और बेहोश यान मिंग को भौहों से देखा। आज आप दोनों को डेथ मैच के लिए किसने अधिकृत किया? इससे पहले कि मैं अनुशासनात्मक टीम को बुलाऊं, हाथापाई करो। हाँ, बड़े सूरज। मंच के चारों ओर मौजूद शिष्य तेजी से भाग गए और मंच पर केवल सू यांग और यान मिंग रह गए। सू यांग ने पहले इस जगह को छोड़ने और बाद में विचार करने का फैसला किया। इससे पहले कि वह मंच से कूदता, एल्डरसन नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सू यांग, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। एल्डरसन ने सिर हिलाया और फिर उसकी ओर नहीं देखा और सीधे बेहोश यान मिंग को लेने के लिए चला गया। मंच छोड़ने के बाद सू यांग ने अपनी यादों को खोजा और अपने रहने वाले क्वार्टर की ओर चलना शुरू कर दिया। अध्याय 2, एकल साथी ढूंढने का कष्ट। अरे देखो, वह सू यांग है। उसने अपने दोस्त के बारे में पता लगाने के बजाय बड़ी बहन जिंग से प्रेमालाप करने का निर्णय लिया। क्या आज बुजुर्ग वयस्क भाई यान का उसके साथ डेथ मैच नहीं हुआ? क्या हुआ? उसके वस्त्र को देखो, ये खून से सना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मौत का मुकाबला पहले ही तय हो गया है और सू यांग जीत गई है और यान मिंग अब मर गई है। ये भुगतान हो गया है। असंभव। वह प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है जबकि यान मिंग प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर है। इतना बड़ा अंतर, यहाँ तक कि मैं कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अकेले उस अच्छे के बारे में के लिए कुछ नहीं। सू यांग, तो फिर वह अभी भी जीवित क्यों है? जब दो लोग डेथ मैच के लिए मंच पर प्रवेश करते हैं तो उन्हें तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एक न मर जाए। मैंने डेथ मैच के बाद दोनों सेनानियों के जीवित रहने के बारे में कभी बताया नहीं सुना है। चलो इनकी दुकान। शिष्यों ने एक दूसरे से बात की जब उन्होंने सू यांग को अपने सफेद कपड़ों में खून से सने छेद के साथ एक शांत अभिव्यक्ति के साथ संप्रदाय के माध्यम से देखा, जैसे कि वह अपनी छाती पर गंभीर चोट से घायल थी। अरे सू यांग, कमीने, तुम यान मिंग के डेथ मैच में कैसे बच गए? शिष्यों के एक समूह ने अपना कदम रोककर अपना कदम रखा। शिष्यों की निष्ठा ने तुरंत ही आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे ध्यान का केंद्र बन गए। मेरे पास के बच्चों के साथ छेड़छाड़ का समय नहीं है। सब्सक्राइब करें। सू यांग ने उन पर मामूली विचारधारा को अस्वीकार कर दिया और उनकी चारों ओर की यात्रा की, जिसमें वहां मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। मूर्खतापूर्ण कब से एबीएम डेवलरी और मूर्खतापूर्ण हो गया? ये संकेत दिया गया कि वह एक साथ सभी शिष्यों के दर्शन के बाद अंततः पागल हो गया। सू यांग, एक कदम और उठाओ और समर्थन भुगतान करना होगा। ग्रुप का नेतृत्व करने वाले ने अचानक दहाड़कर सभी को चौंका दिया। हालांकि उनके खतरनाक शब्दों के बावजूद सू यांग ने रैली जारी की, यहां तक कि अपना सिर भी नहीं कुचाया, उन्हें पूरी तरह से उजागर कर दिया। तुम कमीने हो। चिल्लाने वाले अपने वाले शिष्यों के चेहरे पर नसें उभरी और उन्होंने मुट्ठियां बदनाम भींचकर सू यांग का पीछा किया। अपना दूसरा कदम उठाने के बीच में सू यांग ने अचानक हत्या के इरादे से भरी संकीर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी भयानक नज़र जो इतनी तेज लग रही थी कि एक बड़े पत्थर में छेद कर सकती थी, उसने शिष्य की गतिविधियों को रोक दिया और उसे अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो वह किसी भूखे जानवर को अपनी ओर झपटने के कगार पर देख रहा हो। प्लॉप! शिष्य का पैर टोफू में बदल गया और वह जमीन पर गिर गया। यहाँ तक कि उनके पीछे के शिष्य भी अपने पैर हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ठंड में नाच रहे जोकरों की भीड़ हो। हम्फ! मूर्खों का एक समूह। सू यांग ने ठंडी सांस ली और चलना जारी रखा। क्या वह सचमुच सू यांग था या उन्होंने उसे गलती से सू यांग समझ लिया था? वह संभवतः सू यांग कैसे हो सकता है? हालांकि वे एक जैसे दिख सकते हैं। वह नेक हवा जिसने उसे घेर लिया था वह उस बेकार सू यांग से बिल्कुल अलग थी जिससे मैं परिचित हूँ। सही है, सू यांग के चेहरे पर हमेशा यह मूर्खतापूर्ण भाव रहता है, लेकिन उस खूबसूरत आदमी का चेहरा अभी तेज और गंभीर था। वे दो पूरी तरह से अलग लोग हैं।
आसपास के शिष्य गपशप करने लगे, कुछ तो उस समूह पर हंसने लगे जिसने उसे रोकने का फैसला किया था। क्या वह सचमुच सु यांग नहीं थी? जमीन पर गिरा हुआ शिष्य हैरान होकर मन ही मन सोचने लगा। क्या वास्तव में इस संप्रदाय में लगभग समान विशेषताओं वाले दो लोग हो सकते हैं? सु यांग की पार्श्विक दृष्टि शिष्य के सिर पर फिर से प्रकट हुई और उसने तुरंत अपने संदेह को खारिज कर दिया। वह निश्चित रूप से सु यांग नहीं था, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति था। जिस मूर्ख सु यांग के बारे में वह जानता है, वह कभी भी दूसरों से पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें उस नज़र से धमकी देना तो दूर की बात है। बाहरी आंगन के भीतर अपने रहने वाले क्वार्टर में पहुंचने पर सु यांग का उसके कमरे के दरवाजे के सामने एक अन्य सुंदर युवक ने स्वागत किया। सु यांग, आप वास्तव में यान मिंग के खिलाफ डेथ मैच में जीवित रहने में कामयाब रहे। युवक ने शुरू में सोचा था कि वह किसी भूत को देख रहा है जब उसने दूर से सु यांग को अपनी जगह की ओर चलते देखा, लेकिन अब जब वह उसके सामने खड़ा था तो कोई संभावना नहीं थी कि वह भूत हो। पिछली सु यांग की यादों से सु यांग ने इस युवक को पहचान लिया। वह उसका रूममेट टैंग हू था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करूंगा। मुझे परेशान मत करो। सु यांग बिना कुछ कहे घर में चली गई। टैंग हू ने अपना मुंह खुला करके उसे अपने पास से गुजरते हुए देखा। अरे या वाह, वह जोर से बुदबुदाया, वह सचमुच जीवित। सु यांग घर में प्रवेश करने के बाद सीधे अपने कमरे में गए और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगे। वह बूढ़ा आदमी, उसने वास्तव में क्या किया? उसने दीवार पर टंगे शीशे में देखा और उसके दिमाग में बचपन की यादें उभर आईं। ये स्पष्ट रूप से मेरा अपना शरीर है जब मैं छोटा था, लेकिन मुझे ये याद कैसे नहीं आया कि मैं कभी इस स्थान पर था? क्या मैंने वास्तव में पुनर्जन्म लिया था और सीने में तलवार से वार करने के बाद ही मुझे अपनी यादें वापस मिलीं? इस तरह घायल होने के लिए मैं वास्तव में बहुत कमज़ोर हूं, जैसा कि मैं अभी हूं। सु यांग वर्तमान में 16 वर्ष का है और वह लगभग 1 वर्ष से इस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का शिष्य है। हालांकि लगभग पूरे 1 वर्ष तक संप्रदाय में रहने के बावजूद उनकी साधना में बमुश्किल प्रगति हुई है। सफलता तो दूर की बात है। उनके जैसे बाहरी न्यायालय के शिष्य जो हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुए हैं, उन्हें संप्रदाय से कोई सहायता नहीं मिलेगी और उन्हें दोहरी साधना के लिए स्वयं एक साथी ढूंढना होगा, जहां विपरीत लिंग के 2 लोग साधना के लिए संभोग में शामिल होते हैं। एक बार जब वह आंतरिक न्यायालय का शिष्य बन जाता है तो वह संप्रदाय से उसके लिए एक उपयुक्त साथी खोजने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि सु यांग अपनी चरम गुणवत्ता वाली विशेषताओं के बावजूद संप्रदाय में शामिल होने के बाद से अपने लिए कोई साथी नहीं ढूंढ पाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अत्यंत सुंदर था, इतना सुंदर कि वह अपने पिछले जन्म में चंद्रदेव की पत्नी को आकर्षित कर सके। कई महिला शिष्यों, यहाँ तक कि वरिष्ठ शिष्यों ने भी पहले तो उनकी साथी बनने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पास शून्य प्रतिभा के साथ गंभीर मानसिक समस्याएं हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना सुंदर था। इस संप्रदाय में जहां उनका विकास उनके सहयोगियों पर निर्भर करता था, कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर था, अपने भविष्य को खतरे में डाल दे। इस संप्रदाय में अनगिनत अन्य सुंदर युवा पुरुषों और महिलाओं का तो जिक्र ही नहीं किया गया। मुझे उस बूढ़े आदमी ने एक और जीवन का उपहार दिया है, लेकिन इस तरह का जीवन। अय्या, सु यांग ने जोर से आह भरी। सोचने के लिए वह अपने पिछले जीवन में दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, जहां अनगिनत अद्वितीय देवी और जैद जैसी परियां सिर्फ उसका साथी बनने के लिए कतार में खड़ी थीं, हजारों युवाओं के साथ इस संप्रदाय में एक साथी को खोजने के लिए पीड़ित होगा युवतियां। अगर मैं अभी भी उसी दुनिया में हूं, तो संभावना है कि वे अभी भी इस दुनिया में रह रहे होंगे। सु यांग की निगाहें एक गहरी रोशनी से चमक उठीं। जैसे ही उनके दिमाग में कई अद्वितीय आकृतियां उभरी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और ले लूंगा। वे एक बार फिर मेरे आलिंगन में हैं और इस बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। हालांकि इससे पहले मुझे पहले अपनी इस धूमिल प्रतिष्ठा को ठीक करना होगा। अध्याय 3, एक सुंदर चेहरे की बर्बादी। अपने कमरे के अंदर सु यांग ने अपने कपड़ों के उकेरे दिए और अपने शरीर से खून साफ करने के लिए एक नौकर में चली गई जो उसके कमरे से थी। फिर भी उस बच्चे ने मेरे साथ अच्छा किया। कितने साल हो गए जब मैंने आखिरी बार अपना खून देखा था, मेरे सीने में छेद वाले उपकरण की बात तो दूर। सु यांग अपने पिछले जीवन में एक अमर व्यक्ति थी जो साधना के चरम के करीब थीं। उसके पास सब कुछ था, सुंदर महिलाएं और शक्ति, कुछ ऐसा जिससे प्यास जा सकती थी। अब हालांकि वह प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में एकमात्र नश्वर के विरुद्ध मोमबत्ती भी नहीं पकड़ सकता है, भारी चोट का तो जिक्र ही नहीं है। बेशक ये पिछड़ा सु यांग था जो उस स्थिति में आया था, वर्तमान सु यांग नहीं। हालांकि सु यांग ने इसे एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह एक ही शरीर में थी, इसलिए वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। अपने शरीर से खून साफ करने के बाद उसने चोट के चारों ओर कुछ कपड़े लपेटे और इसे खत्म करने से पहले अपने सीने के छेद पर कुछ दवा दी। जब तक सु यांग ने अपनी चोट का इलाज पूरा किया, तब तक मंच पर डेथमैच में यान मिंग को पीटने की खबर जंगल की आग की तरह बाहरी कोर्ट में फंसी हुई थी।
क्या उस निकम्मे सू यांग ने, जो चीज का ठीक से उपयोग भी नहीं किया जा सकता, यान मिंग अपनी को हरा दिया? क्या आप निश्चित हैं? मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा। यान मिंग ने चुपचाप चुरा घोंपने के बाद सू यांग अचानक दहाड़ने लगा और मंच के आसपास मौजूद सभी लोगों के मुंह से अचानक खून निकल आया और यान मिंग खुद बिना किसी को पता चले जमीन पर गिर गया था। एक बार चिल्लाने से सभी को खून की उल्टी हो गई। क्या बल है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अरे, मैं पृष्ठ दोष नहीं देता। यहाँ तक कि उस समय मुझे अपनी आंखों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। इस तरह की बातचीत पूरे संप्रदाय में चल रही थी और यहाँ तक कि एल्डरसन तक, जिसे बैटल रोक दी गई थी, उस सिद्धांत को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जो अचानक उस जगह पर छा गया था। लड़ाई के दौरान तुम दोनों के बीच क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। एल्डरसन ने यान मिंग की ओर गौकर को देखा, जहां वह पूछताछ के लिए ले गई थी। मुझे नहीं पता, यान मिंग ने भारी सिरदर्द के साथ कहा। मुझे बस इतना याद है कि हत्या के इरादे की अचानक लहर से पहले मैंने सू यांग की छाती पर चाकू मारा था। चाकू मारने से पहले यह एक लड़ाई की तरह था, मूर्ख जो ठीक से तलवारें मारना भी नहीं जानता। उसके बाद, तथापि, यान मिंग को जब सू यांग पर चाकू से हमला करने के बाद उसके चेहरे पर भाव याद आया तो वह कांप उठा। ये लगभग वैसा ही था जैसे मैं किसी अन्य व्यक्ति को मेरी तलवार मिलने के बाद देख रहा था। एल्डरसन ने यान मिंग द्वारा बोले गए शब्दों पर विचार किया। मुझे उस लड़के से जो हत्या का इरादा महसूस हुआ वह ऐसा कुछ नहीं था जो एक बार छुरा घोंपने के बाद बनाया जा सकता था, बल्कि कुछ ऐसा था जो केवल मृत्यु के कई अनुभवों और कई लोगों को मारने के बाद ही बनाया जा सकता था। वास्तव में वह सू यांग कौन है और कैसे आओ? मैंने आज तक उसके बारे में कभी नहीं सुना। एल्डरसन ने यान मिंग की ओर देखा और कहा, अब आप जा सकते हैं। मुझे दोबारा बिना अनुमति के मंच पर आपको पकड़ने न दें। ये शिष्य हिम्मत नहीं करेगा। यान मिंग के घटनास्थल से चले जाने के बाद एल्डरसन ने सू यांग के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की, लेकिन कुछ मिनटों की खोजबीन के बाद जो जानकारी उन्हें मिली उससे वह अवाक रह गए। उन्होंने जो कुछ भी एकत्र किया उसके अनुसार सू यांग लगभग पूरे 1 वर्ष से इस संप्रदाय में हैं, फिर भी उनके शामिल होने के बाद से उनकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि वह एक साथी ढूंढने में असफल रहे थे। एल्डरसन को विश्वास नहीं हो रहा था कि सू यांग जैसा सुंदर आदमी कैसे एक साथी ढूंढने में असमर्थ होगा, इसलिए उसने थोड़ा और गहराई में खोज की। उसने जो पाया उससे वह स्तब्ध रह गया, इस हद तक कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना है। मानसिक समस्याएं, पता नहीं कि उसकी चीज का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। कोई प्रतिभा नहीं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? एल्डरसन ने उस व्यक्ति से पूछा जो उसे जानकारी दे रहा था, जो दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग था। आप शायद उसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि आप शायद ही बाहरी दरबार पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाहरी दरबार के भीतर लगभग हर कोई सू यांग और उसकी स्थिति को जानता है। एक शिष्य के रूप में वह अभी भी इस संप्रदाय में रहने में सक्षम होने का एकमात्र कारण यह है कि कुलपति विश्वास है कि वह अभी भी अपने सुंदर चेहरे के साथ संप्रदाय के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। अगर उसका दिमाग सीधा होता तो उसे इस दुनिया में अभी भी एक मौका मिलता। बुजुर्ग सन ने बुजुर्ग की बातों पर आह भरी। वास्तव में ये सच था कि संप्रदाय के उच्च मानकों के बावजूद सू यांग का चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। लेकिन वह जिस तरह से है, उसका सुंदर चेहरा कितना बेकार है। तथापि बुजुर्ग सन ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आज जब मैंने उसे देखा तो वह बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा आपने मुझे बताया था। मुझे नहीं पता कि आपको और क्या बताऊं, एल्डरसन। हम उसके बारे में बस इतना ही जानते हैं। बड़े ने कंधे उचकाए। मैं समझता हूँ। जानकारी के लिए धन्यवाद, एल्डर म्यू। ठीक है, आपकी पोती संप्रदाय के भीतर कैसी है? क्या उसका अभी तक कोई साथी है? बुजुर्ग म्यू ने अचानक अपनी पोती का पालन पोषण किया जो हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई थी। जब एल्डर म्यू ने अपनी पोती का जिक्र किया तो एल्डरसन की गंभीरता गायब हो गई और वह हंसे। वो लड़की बहुत नकचड़ी है, उसे किसी से मिलने में बहुत समय लगेगा। फिर इन दिनों में से किसी एक दिन उसे मेरे पोते म्यू बोंग से मिलने देना कैसा रहेगा? एल्डर म्यू के सुझाव पर एल्डरसन के होंठ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखी और लापरवाही से कहा, इनमें से एक दिन। जब उसने अंततः अपना कमरा छोड़ने का फैसला किया तो सू यांग का तांधू और एक अन्य व्यक्ति, एक खूबसूरत युवा महिला, ने स्वागत किया। वह तांधू की पार्टनर मेंग जिया थी। आपकी चोट कैसी है? टेंगहू ने उसे नोटिस करने के बाद उससे पूछा। बस एक कीड़े ने काट लिया। कीड़े ने काटा? हुँ। तांधू चकित हो गया। लगभग 1 साल तक रूममेट्स रहने के कारण वह यह महसूस करने में सक्षम था कि वर्तमान सू यांग के बारे में कुछ अलग था। सबसे स्पष्ट बात यह थी कि उसके चेहरे पर अब वह मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति है और अब वह अधिक सामान्य दिखता है। हम अब कहाँ जा रहे हो? बस उस जगह के आसपास टहलें, सू यांग ने कहा, जो पहले से ही दरवाजे पर था, जाने के लिए तैयार था। लेकिन आपकी चोट? जैसा कि मैंने कहा, बस एक कीड़े ने काट लिया। सू यांग के वहां से चले जाने के बाद मेंग जिया ने कहा, वह आज अलग दिख रहा है। आप भी ऐसा सोचते हैं? ऐसा कैसे? वह अधिक सुंदर है।
उसके शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। मेंगजिया उसकी अभिव्यक्ति पर मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, तुम मेरे एकमात्र साथी रहोगे। ये बात नहीं है, तांगहू ने शर्माते हुए कहा। ठीक है, चलो खेती करें। मेंगजिया ने अचानक तांगहू को अपने कमरे में खींच लिया, जहां वे जल्द ही नंगे त्वचा के साथ एक दूसरे को गले लगा लेंगे। अध्याय 4 सफेद मोती का खजाना। प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें वैल्यूएबल वैल्यूएशन से लेकर मूल्य निर्धारण तक सब कुछ है। दवाइयाँ, स्पिरिट स्टोन, हथियार, ये सब व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में टैब तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक किसी के पास नहीं हो। प्रीमियम पॉइंट एक प्रकार की मुद्रा है जिसका मूल्य केवल प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के अंतर्गत होता है। प्रीमियम पॉइंट्स के साथ इसे व्हाइट पर्ल ट्रेजरी के अंदर किसी भी चीज़ के लिए रिव्यू कर सकते हैं। संप्रदाय के लिए नामांकित कार्य करके या मिशन धारक के माध्यम से प्रीमियम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें वास्तविक मुद्रा की तरह शेयरों का भी व्यापार किया जा सकता है। क्या शुद्ध यांग फूल के लिए कितने प्रीमियम अंक हैं? सू यांग ने डेस्क के पीछे वाले बुजुर्ग से पूछा। ऐसा महसूस होने के बाद कि वह वर्तमान में बहुत कमजोर है, उसने व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में आने का निर्णय लिया था। लेकिन किसी मित्र के बिना खेती करने के लिए खेती करने में सक्षम होने का एकमात्र साधन समुदाय से प्राप्त जानकारी के साथ ही होगा। और व्हाइट पर्ल ट्रेजरी से संसाधन किस बेहतर तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं जहां सभी प्रकार के मूल्यवान संसाधन पाए जा सकते हैं। शुद्ध यांग फूल। क्या आप चाहते हैं कि बाहरी दरबार के शिष्यों को इतनी मूल्यवान दवा क्यों मिलनी चाहिए? बॉर्जोलॉजिस्ट ने अपनी ओर से उत्सुक भाव देखा। 10,000। 10,000, युवा ने आश्चर्य से कहा। किसी मिशन में कोई ये प्रमुख प्रीमियम अंक 100 प्राप्त कर सकते हैं और सर्वोच्च कठिनाइयां हैं, फिर भी क्या आप शुद्ध यांग फूल के लिए 10,000 प्रीमियम अंक चाहते हैं? यह मित्र दिवस के उजाले में दोस्त हैं। उनकी दृष्टि में शुद्ध यांग फूल केवल उपयोग की जाने वाली एक निम्न गुण वाली औषधि है, फिर भी वे इसका इलाज ऐसे करते हैं जैसे कि यह किसी प्रकार की ईश्वरीय औषधि है। कुलपति ने स्वयं इसकी कीमत तय की है। यदि कोई शिकायत है तो आप उनके पास जा सकते हैं, अन्यथा कीमत अंतिम है। सू यांग ने अपने साथी में जैद दृश्य देखे और भरी हुई है। 34 प्रीमियम पॉइंट। 1 साल के अंतराल पर इस जगह पर उसने चारों ओर देखा और कई सुंदरियां उसकी दृष्टि में आईं। मुझे बस एक साथी मिल सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। वे सभी सिर्फ लड़के हैं जो अभी भी अपने कानों के पीछे गीले हैं। जबकि सू यांग वर्तमान में 16 वर्षीय युवा व्यक्ति के शरीर के अंदर है, उसकी मानसिक उम्र अभी भी कम है। वह अपने आप को उन बच्चों पर छड़ी डालने के लिए तैयार नहीं कर सका जो उसकी वास्तविक उम्र से आधी भी नहीं है। और जब ऐसे कृषकों की बात आती है जो हजारों साल जीवित रह सकते हैं और युवा दिख सकते हैं, तो किसी की उम्र कोई मायने नहीं रखती। सू यांग को ये सही नहीं लगा। तो क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? डेस्क के पीछे बैठे बुजुर्ग ने पहले से ही उत्तर जानने के बावजूद अधीर स्वर में कहा। वह अनुमान लगा सकता था कि सू यांग के पास केवल बाहरी कोर्ट के शिष्य के रूप में उसकी स्थिति से पर्याप्त प्रीमियम अंक नहीं थे। उनके जैसे आउटर कोर्ट शिष्य के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि इनर कोर्ट शिष्य को भी 10,000 प्रीमियम अंक प्राप्त करने में कठिनाई होगी। मुझे ये चाहिए। सू यांग के जवाब ने बुजुर्ग को स्तब्ध कर दिया। लेकिन अभी नहीं, 10 दिनों में मैं इसके बदले में पर्याप्त प्रीमियम अंक लेकर लौटूंगा। आप इसे कैसे संभालेंगे? बुजुर्ग ने आंखें चौड़ी करके पूछा। सू यांग बुजुर्ग के सवाल पर केवल मुस्कुराए और बिना जवाब दिए चली गई, जिससे बुजुर्ग के माथे पर कुछ नसें उभर आईं। व्हाइट पर्ल ट्रेजरी छोड़ने के बाद सू यांग कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा और उस पर लिखने के लिए कुछ ढूंढने गई। उसके बाद वह प्रशिक्षण केंद्र में गए, जहां पूरे दिन और रात शिष्यों का जमावड़ा रहता था। वहां खुले में कपड़े के टुकड़े के साथ खड़े होने से पहले, जो अब एक चिन्ह है, पूरी दुनिया के देखने के लिए फैल गया। स्वर्गीय मालिश, अनुभव करें कि स्वर्ग में कैसा महसूस होता है। पहले 3 ग्राहक निःशुल्क। स्वर्गीय मालिश, क्या वह सू यांग नहीं है? वह आज कौन सी मूर्खता कर रहा है? स्वर्ग का अनुभव, हा, वह सिर्फ लड़कियों को छूना चाहता है। अरे, ये कमीना सचमुच हताश हो रहा है। वहां मौजूद शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के हंसे। सू यांग चेहरे पर शांत भाव के साथ चुपचाप खड़ा था और वह स्थान हंसी से भरा हुआ था। यह मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाता है। उसे अतीत की याद आ गई जब वह ठीक उसी चिन्ह के साथ पूरे दिन और रात सड़कों पर खड़ा रहता था। कई घंटों तक वहां बिना किसी के पास आए खड़े रहने के बाद अंततः कुछ शिष्यों ने मनोरंजन के लिए उनसे बात करने का फैसला किया। अरे सू यांग, शैतान के नाम पर तुम अभी क्या कर रहे हो? हम सभी जानते हैं कि आप केवल कुछ लड़कियों को महसूस करना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है। ये सोचना कि तुम ऐसी दुष्ट योजना लेकर आओगे, कितनी बेशर्मी है। हालांकि शिष्यों के तिरस्कार के बावजूद सू यांग अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। अरे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सुनो, बेशर्म हरामी। जैसे ही शिष्य ने अपनी मुट्ठी उठाई, सू यांग ने अपनी आंखें खोली और उसकी दृष्टि में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी।
एक तरफ खड़े रहो लड़के, मेरे पास एक ग्राहक है, सू यांग ने शिष्यों को हतप्रभ करते हुए कहा। जब शिष्य पीछे मुड़े तो एक खूबसूरत युवा महिला अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी, उसकी निगाहें संदेह से भरी हुई लग रही थीं। कैसी मालिश? उसने आक्रामक स्वर में पूछा। वह प्रकार जो आपके पीठ दर्द को गायब कर देगा। सू यांग के अप्रत्याशित शब्दों के कारण युवा महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पीठ में दर्द है? सू यांग ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और केवल उसके संकेत को देखा और मुस्कुरा दी। अध्याय 5 अधिक के लिए विनती करना। क्या आप कह रहे हैं कि आप अपनी इस मालिश से मेरी पीठ का दर्द ठीक कर सकते हैं? सू यांग ने शांति से अपने प्रश्न पर सिर हिलाया। उसकी बात मत सुनो, वह केवल गरीब लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। हाँ, कौन जानता है कि एक बार उसकी नियुक्ति के लिए वह आपके साथ क्या चाहता है? क्या कोई खिलाड़ी है कि वह कौन है? ईसाई ने शिष्यों के समूह की ओर देखा और जाने सिकुड़ें लीं। और आप कौन हैं? हम हैं। इससे पहले कि शिष्य ने अपना परिचय दे दिया, सू यांग ने कहा, मैं आराम ठीक कर सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे छात्र का पालन करो। शर्तें आप में क्या है? तो एक क्षण की यात्रा के बाद सू यांग ने सिर हिलाया और शांति से कहा, फिर मेरे सामने स्थिरता बनाए रखने के लिए मैं एक उपहार धारण करता हूं। मशाल पीठ में दर्द है, ये कम है मत समझो, और इससे पहले कि तुम अपंग हो जाओ, डॉक्टर से तुरंत इलाज कराएं। एक अपंग? WW इससे आपका क्या मतलब है? उसकी बातें चौंका देने वाली थीं, लेकिन सू यांग का इरादा ऐसा नहीं था। आपकी स्थिति से पता चलता है कि आपकी साधना के दौरान आपकी पीठ का दर्द गलत हो गया है, तो आप इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। तो फिर कारण क्या था? सू यांग के कुछ सेकंड से अधिक समय तक चुप रहने के बाद सोसाइटी को बहुत खाना लगा। मैं ये कहूँगा, मैं आपका किराया स्वीकार करूँगा। कुछ सेकंड की शैलियाँ के बाद स्टील ने हार मान ली। सू यांग ने सिर हिलाया और कहा, शर्त 1, सत्र केवल 10 मिनट तक चलेगा, न अधिक न कम। शर्त 2, आपको मालिश के बाद अपना अनुभव 10 लोगों के साथ साझा करना होगा। शर्त 3, आपको केवल वापस आने की अनुमति है आपके अंतिम मालिश सत्र के 1 महीने बाद। यदि आप इनमें से किसी भी शर्त से इनकार करते हैं तो आप घूम सकते हैं और चले जा सकते हैं। यदि आप मालिश के बाद दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आप फिर से वापस आने के बारे में भूल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह वो बस इतना ही। युवती ने सोचा कि सू यांग के मन में कुछ अधिक गंभीर बात है, लेकिन इतनी आसान शर्तें कौन स्वीकार नहीं करेगा? PFT 1 महीना, यह एक चमत्कार होगा अगर आज उसके बाद आपके पास कोई और ग्राहक हो। शिष्य हंसे। आप स्वीकार करते हैं? मुझे स्वीकार है। अच्छा, फिर मेरे पीछे आओ। सू यांग ने अपना चिन्ह लपेटा और उसे अपनी पीठ पर ले लिया और वह युवती को अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस ले जाने लगा। वह सचमुच उसका पीछा करेगी? क्या हमें उसे रोकना चाहिए? उसे रहने दो। वह सू यांग जैसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए बाद में केवल खुद को दोषी ठहरा सकती है। शिष्यों ने सू यांग और युवा लड़की को दूर गायब होते देखा। वहां मौजूद दर्जनों लोगों में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सभी इस बात में उत्सुक थे कि जब वह वापस लौटेगी तो क्या होगा। यह आपका रहने का क्वार्टर है, हम इसे यहाँ कर रहे हैं, तो क्या आप इसे बाहर करना पसंद करेंगे? सू यांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा। युवा महिला ने अपनी कल्पनाओं के साथ इधर उधर देखा, जिससे वह शर्मा गई। सू यांग ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और घर में चली गई। रुको। मृतमुख घर में प्रवेश करने के बाद सू यांग सीधे अपने कमरे में चला गया और युवा महिला सावधानी के साथ उसके पीछे चली गई। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि यदि तुमने मेरे साथ कुछ भी मजाक किया तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम मेरी पसंद बनने के लिए बहुत छोटी हो, छोटी लड़की। छोटी लड़की, तुम बिल्कुल मेरे जितनी ही उम्र की लगती हो। सू यांग ने उसके उत्तर पर कंधे उचकाए। अपनी पीठ छत की ओर करके बिस्तर पर लेट जाओ। युवती चुपचाप वहीं खड़ी रही, उसकी निगाहें उसे गौर से घूर रही थीं। आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। उसकी बातें सुनकर युवती ने राहत की सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। सू यांग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कुछ क्षणों के लिए इधर उधर फैला, फिर उसने कहा, आपके 10 मिनट अब शुरू होते हैं, होश खोने की कोशिश न करें। आपका क्या मतलब है? युवा महिला ने अचानक खुशी से भरी एक अप्रत्याशित कराह निकाली, जिससे सू यांग के कान खुशी से झंझना गए। तुमने अभी क्या किया? टेल कीड़े की तरह घूमना बंद करो, तुम इसे मेरे लिए और अधिक कठिन बना रहे हो। उसकी पीठ पर खुशी की भावना ने युवा महिला की सुनने की क्षमता को अभिभूत कर दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में थी, स्वर्ग में। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन ये कोई ऐसी भावना नहीं थी जो किसी इंसान के हाथों से बनाई जा सके, लगभग ऐसा जैसे कि वह किसी देवता के हाथों को महसूस कर रही हो। समय तेजी से बीत गया, लेकिन युवा महिला की दुनिया में ये लगभग अनंत काल जैसा महसूस हुआ। और अचानक आनंद की अनुभूति खत्म हो गई।
ये बहुत अचानक था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया का अंत है। हो, तुम रुक क्यों गए? युवा महिला ने सुयांग की ओर देखा और उसके लाल चेहरे पर एक कामुक अभिव्यक्ति थी जो और अधिक की भीख मांग रही थी। तुम्हारे 10 मिनट खत्म हो गए, सुयांग ने शांत स्वर में कहा। बीबी, लेकिन आपकी पीठ का दर्द अब तक कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए अगले महीने तक कल्टीवेटर पर बिताए जाने वाले समय को आधा कर दें। कृपया 10 नहीं, बस 5 मिनट और, मैं तुम्हें कोई भी राशि दूंगा। युवती ने सुयांग से सेवा बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सुयांग ने केवल अपना सिर हिलाया। मैं आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पहले 3 ग्राहक निःशुल्क होंगे। आप अगले महीने वापस आ सकते हैं। अपना अनुभव यहाँ 10 लोगों तक फैलाने के बाद युवती ने हताशा में अपने होंठ चबाए, कुछ सेकंड बाद अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं आपकी अगली यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, जो जुवान, युवती ने कहा। मेरा नाम जो जुवान है, मुझे सुयांग कहा जाता है। वह उसे सामने के दरवाजे से बाहर निकलते देख मुस्कुराया। जब वह चल रही थी तो उसके पैर स्थिर लग रहे थे, जैसे कोई नशे में धुत होकर पूरी रात शराब पीने के बाद घर जा रहा हो। अध्याय 6 3 ऋतुओं वाला सांप। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। लगभग ऐसा ही लग रहा था मानो मैं स्थापित से निश्चित आकाश में नदी के किनारे तैर रहा हूँ। जिस तरह से उसके हाथों ने मेरी पीठ को हिलाया था, ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पिघल गए हों और मेरी पीठ गहराई तक डूब गई हो। ऐसा ही एक एहसास था जब मैं मर जाऊंगी। मुझे इसे स्वीकार करने से अपमान है, लेकिन उसने अपने हाथों से मेरे शरीर को समर्पित कर दिया। जो जुबान ने सुयांग के साथ अपने अनुभव को जंगल की आग की तरह अपने सभी दोस्तों के बीच उस बच्चे की तरह फैलाया जिसने अभी अभी एक नया खिलौना खरीदा हो। इसके अलावा वह केवल 10 लोगों तक ही नहीं रुकी और अपने सभी दोस्तों से बात की, यह उम्मीद करती है कि उसकी कोशिश से सुयांग उसे उपयुक्त दृष्टि से देख सके। सचमुच, क्या उस सुयांग में ऐसी विशिष्ट प्रतिभाएं हो सकती हैं? ये कैसे संभव है? वह लाभ और मंदबुद्धि होने के लिए बदनाम है। यहाँ तक कि कई संप्रदाय के लोगों ने भी अपना साथ छोड़ दिया है। मैं गंभीर हूँ। उनकी सेवा के लिए उनके पास जाए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी बातें सच हैं या नहीं। सुयांग की मालिश सेवा के साथ अपने अनुभव के बारे में अपनी कहानी से हर किसी को पूरी तरह से चित्रित नहीं करने के बावजूद, जो जुबान उनकी हड्डियों में जिज्ञासा और रुचि जगाने में सक्षम थी, जो उन्हें सुयांग पर अधिक ध्यान देने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरणा, बिल्कुल वही जो वह चाहता था। जो जुबान के सुयांग के घर छोड़ने के कुछ ही सेकंड बाद तांग हो और उसकी दोस्त मेंगजिया अपने कमरे से निकली। उनका चेहरा लाल था और खेती से दिल तेजी से दौड़ रहा था। सुयांग, आप वापस आ गए। तांगहू ने उसकी ओर देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था और मोटा सी मूषक बाहर की ओर देख रहा था। सुयांग ने मुकरकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराहट की रेखा खींची। आपकी सफलता के लिए बधाई, वह मुस्कुराया। उनके शब्दों से दोनों को झटका लगा और उनके चेहरे पर लाली गहराई तक चली गई। सुयांग, तांगहू ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप एक पुरुष हैं और आपकी महिला आपके ठीक बगल में है। आपका सिर गर्व से ऊंचा रखा गया है। सुयांग अपनी सजा के बाद लिविंग रूम से बाहर चली गईं। घर के अंदर दोनों केवल आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उसके लापता होने को देख सकते थे। उनके दिमाग सुयांग के व्यवहार में बदलाव से भ्रमित था। जैसा कि मैंने सोचा था, वह अब तक जितनी भी बार मैंने उसे पहले देखा है, उससे कहीं अधिक सुंदर दिखता है। मेंगजिया ने चकित होकर कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तांगहू ने सुयांग को याद किया, जो अपने दिमाग में हकलाए बिना एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाता था। इतने कम समय में कोई इतना कैसे बदल सकता है? क्या उस चोट ने उसकी आत्मा को झकझोर कर किसी प्रकार की नींद से जगा दिया था? जाने के बाद सुयांग प्रशिक्षण मैदान में वापस गया और अपना चिन्ह फिर से खोला। उनका इरादा एक दिन में केवल 1 से अधिक ग्राहकों को स्वीकार करने का था। वह सुयांग पहले ही वापस आ गया है। उसे अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। आखिरकार शायद उस लड़की ने अपना मन बदलने का फैसला कर लिया था। 1 घंटे पहले जो हुआ वही दोहराया गया। कोई भी सुयांग के साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, इसलिए वे उसे केवल दूर से ही संदिग्ध निगाहों से देखते थे, जैसे पैदल यात्री सड़क पर किसी कलाकार को देख रहे हों। हालांकि इस बार सुयांग को किसी के पास आने से पहले ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। एक छोटी लड़की जो लंगड़ा कर चल रही थी। क्या आप वही हैं जिसने वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जो को पीठ दर्द से राहत दिलाने में मदद की थी? सुयांग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जो ने कहा कि आपके कौशल वास्तविक हैं और ऐसा लगता है कि आप पर भरोसा है, इसलिए छोटी लड़की जो हुआन से कुछ साल छोटी लग रही थी, उसने कोशिश करते हुए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। अपने मन की बात कहने के लिए, आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं आपके बाएं पैर में आपकी मदद कर सकता हूं, है ना? छोटी लड़की ने जोर से सिर हिलाया। दिन के दौरान आपका बायां पैर सुन्न हो जाएगा। रात में ये लगातार ऐंठन करेगा। ये कब से शुरू हुआ है? 1 सप्ताह पहले।
छोटी लड़की इस बात से आश्चर्यचकित थी कि कैसे सू यांग ने केवल एक नज़र से उसकी समस्याओं को समझ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी जबरदस्त निगाहों से वह कुछ भी नहीं छिपा सकती थी, जैसे कि जब वह उसके सामने खड़ी थी तो वह हड्डियों तक नग्न थी। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? उसे देखते हुए उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। संप्रदाय के बुजुर्गों ने कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी के पास मेरी मदद करने की क्षमता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद सू यांग ने साइन को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। 3 स्थितियां, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ। आप स्वीकार करते हैं? हाँ। फिर मेरे पीछे आओ। जब सू यांग उस छोटी लड़की को वहां से ले जा रही थी तो वहां मौजूद शिष्यों ने चौड़े मुंह से देखा। वह खौफनाक कमीने सू यांग अपने जैसी छोटी लड़की का फायदा उठाने जा रहा है। क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए? यह उसके लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव होगा। शायद अगली बार जब उसे मदद की ज़रूरत होगी तो वह सू यांग जैसे किसी पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेगी। सिर्फ इसलिए कि हम साथी शिष्य हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों को खा जाते हैं, वहां भोला और अनुभवहीन होना कोई बहाना नहीं बल्कि कमजोरी है। यदि कोई उस कमजोरी पर काबू नहीं पा सकता है तो वह केवल ताकतवरों द्वारा ही निगल लिया जाएगा। वहां मौजूद शिष्यों को एक छोटी लड़की का फायदा उठाते हुए देखना पसंद नहीं आया, लेकिन उनमें से किसी के पास उन्हें रोकने का कोई वास्तविक कारण भी नहीं था। इस संप्रदाय में शिष्य मित्र से अधिक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह होते हैं। संप्रदाय के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले जितने कम शिष्य होंगे, बाकी सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए बिना किसी वास्तविक लाभ के वहां कोई भी किसी अजनबी के लिए खुद को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। घर लौटने के बाद सू यांग सीधे छोटी लड़की को अपने कमरे में ले गया। सौभाग्य से तांगहू या मेंगजिया में से कोई भी उसे एक छोटी लड़की को घर लाते देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था, जो 13 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी। अन्यथा जैसे ही वह सामने के दरवाजे में प्रवेश करता, वहां एक अराजक दृश्य होता। सू यांग के पास आने के बाद से छोटी लड़की ने एक बार भी घबराना बंद नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोल जुवान ने उसके बारे में कितनी सकारात्मक बातें की थीं, फिर भी वह यहाँ रहने के लिए पूरी तरह से सहज नहीं थी। सू यांग जैसे एक सुंदर युवक के पास जाना और उसके कमरे में प्रवेश करना जहां वे अकेले होंगे, किसी और के लिए बहुत ज्यादा होगा। उसके जैसी युवा लड़की को तो छोड़ ही दे जो हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई है। तुम्हारा मोजा, उन्हें उतारो। सू यांग ने दरवाज़ा बंद करने के बाद कहा। उन्हें इस ध्वनिरोधी कमरे के अंदर अकेला छोड़ दिया। आपको लगभग 1 महीने पहले लाल, पीले और हरे रंग की शल्क वाले एक रंगीन सांप ने काट लिया था, है ना? कैसे हुआ? उस सांप को 3 सीजन स्नैक कहा जाता है और यह अपने शरीर के भीतर एक घातक जहर रखता है जो कि जिस किसी को भी काटता है उसे धीरे धीरे मार देता है। अन्य जहर के विपरीत, जिसे पूरे शरीर में फैलने में अधिकतम मिनट, यहाँ तक कि कुछ सेकंड लगते हैं, 3 सीजन स्नैक का जहर लेता है कुछ हफ्ते पहले किसी को कोई लक्षण दिखाई देने लगेंगे। पहले महीने के भीतर पीड़ित अपने पैरों का उपयोग करने की क्षमता खो देंगे, फिर दूसरे महीने के भीतर उनके बाकी अंग। तीसरे महीने तक जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाएगा। उन्हें धीमी और दर्दनाक मौत दी गई जो 7 दिनों तक चल सकती थी। सू यांग के स्पष्टीकरण से छोटी लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। इतना भयानक जहर सबसे ठंडे हत्यारों को भी डरा देगा, उसके जैसी छोटी लड़की को तो छोड़ ही दें। सौभाग्य से आपको काटे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, इसलिए आप खतरे में नहीं हैं। और सचमुच, वास्तव में, सू यांग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर मैं केवल एक मालिश करने वाली होती तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाती। लेकिन आपके लिए भाग्यशाली, मेरे हाथ दूसरों को महसूस कराने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। छोटी लड़की ने अपना सफ़ेद मोजा उतार दिया, जिससे उसकी चिकनी और पीली टांगें दिखाई देने लगीं। तुम हो? सू यांग ने अचानक पूछा। QEU 12 साल की। 12, और आप इस तरह के संप्रदाय में हैं। आप नश्वर लोग वास्तव में कुछ और हैं। सू यांग ने इस तथ्य को पहले से ही जानने के बावजूद आह भरी। उसने अपने पिछले जीवन में हजारों वर्षों तक नश्वर संसार का दौरा नहीं किया था, इसलिए वह उनकी जीवनशैली से अनभिज्ञ था। लेकिन अब नश्वर संसार को देखते हुए और उसमें रहते हुए, वह इस नश्वर संसार के लोगों की नैतिकता पर सवाल उठाने से बच नहीं सका। हालांकि मुझे संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जब तक मैं 16 साल की उम्र में वयस्क नहीं हो जाता, मुझे दोहरी खेती में भाग लेने की अनुमति नहीं है। सू यांग के चेहरे पर निराशा देखकर QEU ने शर्मीले स्वर में समझाया। यह अधिक समझ में आता है। सू यांग ने राहत भरे स्वर में कहा, ठीक है, अपने पेट के बल लेट जाओ। जहर से निपटने से पहले मैं तुम्हारे पैरों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला कर दूंगा। QEU आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप सू यांग के तैयार होने का इंतजार करने लगी। फिर, तुम्हारे 10 मिनट अब शुरू होते हैं। उसके हाथों ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए, जिससे उसके होठों से एक प्यारी सी आवाज़ निकल गई। जल्द ही,
क्यूईयू के पैरों की मांसपेशियां ढीली हो गईं और सुन्नता बहुत ही ध्यान देने योग्य दर से गायब होने लगी। अध्याय 7 जहर निकालना। क्यूईयू के लेफ्ट पैर की एसेंशियल को पूरी तरह से ठीक होने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा। टोफू की तरह सू यांग के हाथों में उसके व्यवसाय और उद्यम थे। मैं अब जबरदस्त शुरुआत करूंगा। सू यांग ने उन्हें अपने हाथों में बालों के एक कतरे छोटी सुई दिखाई दी। क्यूईयू के चकित चेहरे पर सुखद अभिव्यक्ति सुई को देखते ही तुरंत थमा गया। आप डेट के साथ ऐसा क्या करने जा रहे हैं? वह वास्तविक भाव से पूछती है। सू यांग ने अपने बाएं पैर की ओर मुंह करके मुस्कान दी। हालांकि वह सुंदर मुस्कान क्यूईयू की आंखों में शैतान की मुस्कुराहट की तरह थी। वाह रुको, क्या बस यही एकमात्र रास्ता है? मैं जहर कैसे निकालूंगा? उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न दिया। आपका आईलाइनर बंद करो, शार्क को एहसास भी नहीं होगा। क्यूईयू ने झट से अपनी तरफ से बंद कर लिया, लेकिन उसका शरीर कंपाना बंद नहीं कर रहा था। अचानक एक हाथ ने उसके सिर को थपथपाया, जिससे उसे सुरक्षा मिली और उसे गर्मी का एहसास हुआ और शरीर कांपना बंद हो गया। इसी समय सू यांग की दहशत के बीच की सुई टिमटिमा रही थी। क्यूईयू की बाई जांघ में एक छोटा सा छेद, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सका, खुला और उस छेद से कुछ प्रकार का थोड़ा सा धुआं शुरू हो गया, जिससे उसकी आंखों के ऊपर से एक छोटा सा बादल बन गया। जैसे ही धुंधला दिखाई दिया, सू यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मूंछों के छेद की ओर विस्तार किया और दौड़ना शुरू कर दिया। क्या? उसकी जांघों पर समुद्र तट रूप से क्रीड़ा की भावना का कारण क्यूईयू की आंखें खुल गईं। जब उसने सू यांग के मुंह को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और बचपन से ही लगभग बेहोश हो गया। हालांकि उसकी बेशर्म और अनोखी होने वाली अश्लील हरकतों के बावजूद क्यूईयू ने उसे बाहर नहीं जाने दिया और उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी अधूरी इच्छा, दर्शन से चमकने वाली दुनिया। इस बीच सू यांग का पूरा ध्यान अपने बच्चे के छोटे से छेद के माध्यम से जहर निकालने पर था। उसके वस्त्रास्त्र से थे और उसका शरीर जहर से जल रहा था। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था और उसकी साधना का आधार बनने के कारण उसके शरीर के अंदर जहर को दर्द होना मुश्किल हो गया था। चाहकर भी वह अपने एल्गोरिथम की कोमल भावना का आनंद लेने की स्थिति में नहीं था। इस समय इस छोटे और शांत कमरे में केवल एक चीज जो सुनी जा सकती थी वह थी क्यूईयू की भारी सांसें और धीमी कराहें। दोनों के लिए कुछ मिनट, कुछ घंटों की तरह महसूस हुए। एक ने खुशी को गले लगाया और एक ने दर्द को सहते हुए। जब 10 मिनट में कुछ ही सेकंड बचे थे तो सू यांग ने आखिरकार अपने होंठ छोड़ दिए। जैसे ही सू यांग के होंठ क्यूईयू की कोमल त्वचा से अलग हुए, उनके मुंह से काला खून निकला, जिसके तुरंत बाद उनका रंग राख जैसा हो गया। सू यांग ने अपने होठों के कोने से काला खून पोंछा और मुस्कुराया। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार इलाज के दौरान इस तरह पसीना बहाया था। सू यांग अपने वाक्य के तुरंत बाद क्यूईयू के बगल में बिस्तर पर गिर गया। उसकी चेतना बमुश्किल जाग पाए। क्या आप ठीक हैं? क्यूईयू घबराकर जोर से चिल्लाए। सौभाग्य से जहर अभी अन्य क्षेत्रों में फैलना बाकी था और केवल आपके बाएं पैर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए मैं इसे बिना किसी समस्या के निकालने में सक्षम था। लेकिन केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होने के कारण इस प्रक्रिया ने मेरे बहुत ही सीमित गहराई को खत्म कर दिया था। क्यूई जल्दी, मैं केवल अपनी गहन क्यूई को खत्म करके थक गया हूँ। मुझे थोड़ी देर सोने दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। मत भूलो शर्तें। सू यांग उन शब्दों के बाद क्यूईयू को स्तब्ध होकर सो गई। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है, लेकिन जब से उसने कहा कि वह ठीक हो जाएगा, उसे राहत महसूस हुई। खुद को व्यवस्थित करने के लिए एक पल लेने के बाद क्यूईयू ने सू यांग की सोने की अजीब स्थिति को समायोजित करके उसकी मदद की और चुपचाप जाने से पहले उसे कंबल से ढक दिया। जब सू यांग उठी तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। वह उठ बैठा और अपने ऊपर ढके कंबल को देखने लगा। कितना ख्याल रखता हूँ उसका, वह मुस्कुराया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि क्यूईयू को ठीक करना कुछ हद तक परेशानी भरा होगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके कम खेती के आधार के साथ यह इतना चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे वास्तव में अपने साधना आधार को बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस शुद्ध आत्मायान को प्राप्त करूं और अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को साफ करूं, मुझे इस शरीर और इसके महत्वहीन साधना आधार की आदत डालनी होगी। सू यांग ने जल्दी से स्नान करने के लिए बिस्तर छोड़ दिया। इसके बाद वह वापस अपने बिस्तर पर कमल की स्थिति में बैठ गए। उसके मन की गहराई में अनगिनत साधना तकनीकें जो उसने अपने पिछले जीवन से सीखी थीं, एक एक करके प्रकट हुईं। सू यांग अपने पिछले जीवन में सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं था, वह एक कृषक और चिकित्सक भी थे, इसलिए उनके पास कई संसाधन थे। आकाशीय पिंड शोधन शास्त्र, स्वर्गीय सम्राट के खजाने से प्राप्त 7 स्वर्गीय उदात्त धर्मग्रंथों में से एक। अपने पिछले जीवन में सू यांग इस दिव्य शरीर शोधन शास्त्र का अभ्यास करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत देर से प्राप्त किया था और पहले ही अपने शरीर को परिष्कृत कर चुके थे। मैंने न केवल उसकी बेटी का शरीर और दिल चुराया, बल्कि मैंने उसकी पसंदीदा साधना तकनीक भी प्राप्त की। यदि स्वर्गीय सम्राट अभी भी जीवित है तो मुझे हर कीमत पर उससे बचना चाहिए।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपने दिमाग में दिव्य शरीर शोधन शास्त्र का पाठ करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड का उपभोग करो, शरीर को परिष्कृत करो, एक अमर काया प्राप्त करो, दिव्य शरीर। सेलेस्टियल बॉडी रिफाइनिंग स्क्रिप्चर एक ऐसी तकनीक थी जो किसी के शरीर, उनकी काया और किसी की खेती को विकसित करती थी। दिव्य शरीर को प्राप्त करने के लिए उसे प्रोफाउंड क्यूई के साथ चीजों का उपभोग करना होगा और अपने साधना आधार और शरीर को एक साथ संतुलित करते हुए इसे अपने रूप में परिष्कृत करना होगा। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण के दो प्राथमिक मार्ग थे। पहला क्यूई रिफाइनिंग में था, प्रोफाउंड क्यूई को परिष्कृत करना। अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने वालों में से अधिकांश ने ये रास्ता चुना। इस पथ ने व्यक्ति को कई शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करने, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने, आकाश में उड़ने और यहाँ तक कि मौसम बदलने की अनुमति दी। दूसरे शब्दों में, यह एक गहन और आकर्षक मार्ग था। दूसरा रास्ता बॉडी रिफाइनिंग का था, किसी के भौतिक शरीर को परिष्कृत करना। ऐसा कहा जाता है कि बॉडी रिफाइनिंग क्यूई रिफाइनिंग से कम कुछ दर्जन गुना अधिक कठिन है, जहां किसी को अकल्पनीय दर्द सहना पड़ता है और अपने शरीर को तब तक यातना देनी पड़ती है जब तक कि वह थोड़े से परिणाम के लिए टूट न जाए। हालांकि इस तरह की यातना सहने से उन्हें नंगे हाथों से पहाड़ों को हिलाने, इलाके को बदलने, यहां तक कि केवल उंगलियों से तारों में छेद करने की अनुमति मिल जाएगी। आमतौर पर कोई क्यूई रिफाइनिंग या बॉडी रिफाइनिंग में से किसी एक को चुनता है, दोनों को कभी नहीं चुनता, क्योंकि दोनों में प्रशिक्षण के लिए अकल्पनीय मात्रा में समय लगेगा। हालांकि दिव्य शरीर शोधन शास्त्र ने व्यक्ति को क्यूई शोधन और शारीरिक शोधन दोनों में भावनात्मक रूप से खेती करने की अनुमति दी, एक स्वर्ग विरोधी तकनीक। अचानक सुयांग का शरीर लाल होने लगा, ऐसा लग रहा था मानो उसे आग में भूना जा रहा हो। कुछ ही मिनटों में उनके शरीर का तापमान लगभग 150 सेल्सियस तक पहुंच गया और उनके नीचे से जलने की गंध आने लगी। वह अकेले ही अपने शरीर के तापमान से बिस्तर को जला रहा था। सुयांग अपने शरीर को गुस्सा दिलाने के लिए अपने शरीर में मौजूद 3 सीजन स्नैक के जहर का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा कुछ उसने क्यूईयू को देखने के बाद करने का फैसला किया था। भले ही उसके पास दोहरी खेती के लिए कोई भागीदार न हो, खेती करने के कई अन्य तरीके भी हैं। हालांकि ये दोहरी खेती जितना आनंददायक नहीं है जहां वह दूसरे के आलिंगन का आनंद ले सकता है। दुनिया के अधिकांश लोग अभी भी खेती की इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं और अधिकांश परिदृश्यों में ये दोहरी खेती से भी अधिक फायदेमंद है। आधे घंटे के बाद सुयांग के शरीर के अंदर अचानक एक ताजगी का एहसास फूट पड़ा, जिससे उसका जलता हुआ शरीर ठंडा हो गया। उन्हें एक सफलता मिली। वे साधना में प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर और प्राथमिक आत्मा शरीर परिशोधक के प्रारंभिक चरण तक एक साथ पहुंच गए। अध्याय 8 यही कारण है कि आप अभी भी अकेले हैं। खुद को धोने के तुरंत बाद सुयांग वापस मैदान में चली गई जहां कई शिष्यों ने बहुत पहले अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। वह सुयांग वापस आ गई है। वह वास्तव में इस योजना में शामिल है। दोनों के साथ उनके पीछा करने का साहस क्या हुआ? उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट क्या दी है? तुमने क्या सुना नहीं? न केवल वे दोनों अत्यंत मेहमान थे, बल्कि वे उसकी सेवाओं की प्रशंसा करके उसकी मदद भी कर रहे हैं। क्या अपने मालिक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे वफादारी की तरह व्यवहार करने के लिए सुयांग ने उनके साथ क्या किया? कौन जानता है, लेकिन जब मैंने कल रात उसे जो जुवान को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसके हाल में ही पुनर्जन्म हो गया हो। अरे इधर देखो, ये शिष्य एल्डरलैन का स्वागत है। शिष्यों ने दूर से ही उस खूबसूरत महिला का स्वागत किया जो उनके पास आ रही थी और उनके बगल में स्थित एक दोस्त सी चल गल रही थी जिसका चेहरा और भी चमक रहा था। वरिष्ठ बच्चा भाई सू, ये क्यूईयू था और वह अपने चेहरे पर एक आभूषण के साथ पास आई। जिस तरह से आप दौड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पैर पहले ही ठीक हो गए हैं, है ना? क्यूईयू ने सिर हिलाया। हाँ, बुजुर्ग भाई सू, और उनके अद्भुत उपचार के लिए धन्यवाद। कल रात दर्द प्रकट नहीं हुआ और मैं लंबे समय में पहली बार शांति से सो सका। सुनने में अच्छा है। सुयांग ने उनकी देखभाल के लिए एक सौम्य मुस्कान पैदा की, जिससे क्यूईयू शर्मा गईं। हे। क्यूईयू के दिमाग में कल सुयांग की जांघें चूसने की छवि अचानक उभरी। यहाँ तक कि उसके होठों की अनुभूति भी बहुत स्पष्ट रूप से याद की जा सकती थी, लगभग जैसे कि यह उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया हो। तुम वही हो जिसने कल उसका इलाज किया था? वह खूबसूरत महिला जो लगभग 20 साल की लग रही थी, उनके सामने आते ही उसने पूछा। हाँ, वह खूबसूरत महिला जिसे शिष्यों द्वारा एल्डरलैन के नाम से संबोधित किया जाता था, उसके शांत व्यवहार पर भौहें सिकोड़ने लगी। सुयांग, 16 साल की। आप आउटर कोर्ट के शिष्य के रूप में लगभग पूरे 1 साल से संप्रदाय में हैं, फिर भी आपका अभी तक कोई साथी नहीं है। आपके मंदबुद्धि और निकम्मे होने के बारे में सभी अफवाहों का जिक्र नहीं है। तुमने ये कैसे किया? ये लड़का मुझे नहीं बताएगा कि तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, चाहे मैंने कितना भी पूछा। सुयांग ने क्यूईयू की ओर देखा, जो एल्डरलैन का सवाल सुनकर घबरा गई और मुस्कुराई। मैं पहले से माफी मांगती हूँ, लेकिन यह मेरे ग्राहक और मेरे बीच गोपनीयता है। मुझे अजनबियों के साथ ऐसी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। आपने अभी अभी क्या कहा?
एल्डर लैन के चेहरे का भाव गहरा हो गया। क्या मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं एल्डर लैन हूँ, बाहरी कोर्ट के स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख एल्डर। बाहरी कोर्ट के सभी घायल या बीमार शिष्य मेरे प्रशासन के अधीन हैं, मतलब कि वह भी मेरी देखरेख में है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और सू यान का शांत व्यवहार उसकी धमकी भरी निगाहों के बावजूद वैसा ही बना रहा जो उसे पूरा निगल जाना चाहती थी, और उसने जारी रखा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? वायु, एक अहंकारी लड़का जो अपने वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानता। सिस्टर लैन, रुकें। क्यूयू की चौंका देने वाली चीख ने एल्डर लैन की हरकत को रोक दिया, जो बिना किसी रोक टोक के सू यान के चेहरे पर थप्पड़ मारने से कुछ सेकंड दूर था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एल्डर लैन ने अपने पेट में गुस्सा दबाया और गहरी सांस ली। क्यूयू, क्या तुम्हें यकीन है कि उसके जैसे एक बदबूदार आदमी ने तुम्हारे पैर को ठीक कर दिया था, जबकि मेरे जैसा एक अनुभवी डॉक्टर भी यह नहीं बता सका कि तुम्हारे साथ क्या गलत था? जब एल्डर लैन ने खुद को एक अनुभवी डॉक्टर के रूप में संबोधित किया, तो सू यांग ने चुटकी ली, जिससे उसकी नज़रें उस पर पड़ने लगीं। उसे लग रहा था कि वह उस पर हंस रहा है। सिस्टर लैन, हम आज यहाँ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू को अपमानित करने के लिए नहीं आए हैं। हम उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। क्यूयू ने बड़ी बहन की तरह चिंतित स्वर में उससे कहा। एल्डर लैन ने ठंडे स्वर में कहा, एक लड़का जो उसके जैसा मेरी आधी उम्र का भी नहीं है, वह क्या कर सकता है? उसके जैसा घमंडी लड़का मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल सही हैं। बैठने पर आपके नितंबों में होने वाले तेज दर्द से राहत पाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी और को खोजें जो अधिक अनुभवी हो, कम से कम आपकी उम्र से 2 गुना। सू यान के व्यंग्यात्मक शब्दों पर एल्डर लैन की भौहें अनियंत्रित रूप से हिल गईं। देखा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू असली सौदा है। वह एक नज़र में ये बताने में सक्षम था कि आप आहत हैं। आपको उसे अपनी मदद करने की अनुमति देनी होगी। क्यूयू के मासूम शब्द एल्डर लैन के दिल पर तेज तलवारों की तरह वार कर रहे थे। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, सू यान की अंतर्दृष्टि ने निश्चित रूप से उसे एक से अधिक तरीकों से आश्चर्यचकित कर दिया। भले ही वह तुम पर विश्वास करती हो, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। चलो चलें, क्यूयू। एल्डर लैन ने पलटकर क्यूयू को अपने साथ खींच लिया। वहां शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि उनका रिश्ता क्या है। वे बहनें लगती थीं, लेकिन वहां हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि एल्डर लैन का कोई भाई बहन नहीं है। सिस्टर लैन, आप अपनी चोट के कारण पिछले कुछ दिनों से बहुत दर्द में हैं, यहाँ तक कि अपनी दैनिक साधना भी नहीं कर पा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरे बारे में चिंता मत करो क्यूयू। मैं उस सू यान की मदद के बिना खुद का इलाज करने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। वह केवल एक बाहरी दरबार का शिष्य है, जबकि मैं एक संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। मैं अपना सारा चेहरा खो दूंगा अगर मैं खुद को नीचे गिराता हूं और उससे मदद मांगता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्यूयू ने उसकी जिद पर आह भरी। वह एल्डर लैन को तब से जानती है जब वह बच्ची थी, क्योंकि उनके परिवारों के बीच एक दूसरे के साथ संबंध थे। हालांकि वे सगी बहनें नहीं हैं, फिर भी वे एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे कि वे भाई बहन हों। सिस्टर लैन, यही कारण है कि आप अभी तक अकेली हैं। आप बहुत घमंडी हैं और आप पहले से ही 40 साल की हैं। इस दर पर आप एक अकेली महिला के रूप में मर जाएंगी। क्यूयू के शब्दों के कारण एल्डर लैन को खांसते हुए मुंह से खून निकलने की नौबत आ गई। तुम छोटे बच्चे हो, तुम अभी भी एक साथी के लिए बहुत छोटे हो, मेरे बारे में तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें सप्ताह के बाकी दिनों में एल्डर लैन के रूप में संबोधित करने को कहूंगा। लेकिन कोई परंतु नहीं, मैं सप्ताह के बाकी दिनों के लिए आपके लिए एल्डर लैन हूं। क्यूयू ने आह भरी। उसने सू यान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो अभी भी चुपचाप वहां खड़ी थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू। उसका चेहरा देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। अध्याय 9 बिस्तर गीला करना। सू यान प्रशिक्षण। मैदान के अंदर तब तक खड़ा रहा जब तक सूरज डूब नहीं गया और फिर उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। फिर भी उसने मना कर दिया और पत्थर की मूर्ति की तरह जहां खड़ा रहा। उनके ऐसे गांभीर्यवान चरित्र को देखकर वहां मौजूद शिष्य चमत्कारी रह गए, और जो लोग उनकी पहचान से अज्ञात थे वे उनकी महान उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अभिभावक आत्मा द्वारा उनकी रक्षा की जा रही हो। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही रात का आकाश दिखाई देने लगा। फिर भी अभी तक एक भी ग्राहक अपना संपर्क नहीं ढूंढ पाया है। हालांकि पूरे दिन के बाद शून्य ग्राहक बैठक के बावजूद सू यान को कोई चिंता नहीं थी, न ही कोई चिंता थी। इसके बजाय उन्होंने अपना सामान बनाया और सुबह से रात तक शांत चेहरे पर रहे। इस तरह के साहस ने कई लोगों को गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि जब खुद को प्रशिक्षित करने का मौका मिले तो उनके पास भी वही चीजें हों। कुछ समय बाद सू यान अंततः चली गईं। उसने अपना सिर झुकाया और रात के आकाश की ओर देखा, लेकिन उसे अपने सिर के अंदर एल्डर लैन के गोल नितंबों की छवि दिखाई दी। 2 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन हो। सू यान बुदबुदाया। फिर उसने साइन इन करना शुरू किया और उस दिन के लिए घर वापसी की तैयारी की।
योजक चिन्ह। क्यूईयू को उसके रहने वाले क्वार्टर में वापस ले जाया गया। उसके बाद एल्डरलैन सीधे अपने घर वापस चला गया। अंदर वह छत की ओर घूमकर अपनी आंखों पर लेट गई। वह अपने नितंबों में असामान्य दर्द का कारण नहीं बन पाया, इसलिए कुछ दिनों से उसकी खेती बंद हो गई है। यह अनौपचारिक लागत है। वह अपनी तकिए के नीचे भारी है। दर्द बिना किसी सूचना के धीरे धीरे शुरू हुआ और तब से तेजी से बढ़ रहा है। बिना रोए बैठे मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह केवल खड़ी राह पर जा सकती थी या लेट सकती थी। इस डर पर मैं बिना दर्द सहे चल नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इसका इलाज जरूरी है। अचानक सू यांग और उसके सुंदर चेहरे की छवि उसके दिमाग में उभरी और इससे उसे चिढ़ होने लगी। वह असभ्य बच्चा मन में क्यों आया? वह उसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन तथ्य यह है कि क्यूईयू के पैर का इलाज उसके द्वारा किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये कैसे किया? मैं अपने 10 वर्षों के अनुभव के साथ समस्या को देखने में भी सक्षम नहीं था, फिर भी उसने उसे एक ही रात में ठीक कर दिया, और वह भी बिना किसी दोष के। वह छोटी लड़की क्यूईयू, वह मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताएगी? क्या मैं उसकी नज़रों में भरोसेमंद नहीं हूँ? वह जितना अधिक सू यांग और क्यूईयू के बीच की स्थिति के बारे में सोचती थी, उसे उतना ही गुस्सा आता था। अचानक उसके विचारों के बीच एक असहनीय तेज दर्द, जिसके कारण वह जोर से चिल्लाने लगी, उसके नितंबों पर हमला कर दिया। दर्द ऐसा था मानो किसी तेज तलवार से बार बार उसकी पीठ पर वार किया जा रहा हो, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई हो। अपने 40 वर्षों के जीवन में उसने कभी भी इतना दर्दनाक अनुभव नहीं किया जितना वर्तमान में किया है। इसके अलावा दर्द खत्म नहीं हुआ और केवल बढ़ता ही गया, और कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। जब वह उठी तो सुबह हो चुकी थी और उसके कपड़े अभी भी गीले थे। बिस्तर की चादरें भी भीग रही थीं, लेकिन यह उसका पसीना नहीं था जिसने उन्हें भिगोया था, बल्कि कुछ और ही था जो पूरी तरह से अलग था। मैं एक 40 वर्षीय वयस्क महिला के रूप में बिस्तर गीला करने के विचार से उसका सिर लाल हो गया। सौभाग्य से वह अकेली रहती थी। अगर किसी ने उसे इस उम्र में बिस्तर गीला करते हुए देख लिया तो निश्चित तौर पर उसकी सारी शक्ल और जीने की चाहत खत्म हो जाएगी। बिस्तर गीला करने के बाद इसी समय उसे एहसास हुआ कि उसे मदद की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन जानता है कि कल क्या होगा। अब से 1 सप्ताह तो दूर की बात है। इसके बारे में सोचने मात्र से ही वह बुरी तरह कांपने लगी। लेकिन मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता कौन कर सकता है? एल्डरलैन ने विचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे संप्रदाय के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक माना जा सकता था, फिर भी वह खुद को ठीक भी नहीं कर सकी। अचानक क्यूईयू की मुस्कुराती हुई एक छवि उसके दिमाग में दिखाई दी, और उसके बगल में शांत भाव वाला एक सुंदर युवक खड़ा था जो उसकी उपस्थिति में दूसरों को आत्मविश्वास महसूस कराता था। सू यांग प्रशिक्षण मैदान की ओर भागने से पहले एल्डरलैन ने तुरंत खुद को साफ किया। हालांकि जब वह पहुंची तो न तो सू यांग और न ही उसका खराब ढंग से बनाया गया चिन्ह कहीं दिखाई दे रहा था। फिर वह क्यूईयू के रहने वाले क्वार्टर में गई। क्यूईयू उठो। एल्डरलैन ने एक अतिरिक्त चाबी से सीधे क्यूईयू के रहने वाले क्वार्टर का दरवाजा खोला, जो उसे आपातकालीन स्थिति के लिए क्यूईयू द्वारा दी गई थी। मम्मा, सिस्टर लैन। क्यूईयू ने थककर अपनी आंखें मली, हैरान थी कि एल्डरलैन वहां क्यों होगी। सू यांग, वह कहाँ रहता है? मुझे इसी समय उससे मिलना है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू। क्यूईयू ने अपनी सिस्टर लैन को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था, इसलिए वह भी घबराने लगी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू ने क्या किया? क्या वह मुसीबत में है? नहीं, मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वह मेरी चोट का इलाज कर सकता है या नहीं। एल्डरलैन ने अपनी शर्मिंदगी के माध्यम से जबरदस्ती वह कारण निचोड़ लिया जिससे उसे देखने की ज़रूरत थी। क्यूईयू ने एक पल के लिए स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा और उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। सिस्टर लैन को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू के इलाज की आवश्यकता है ना? मैं तुम्हें तुरंत उसके रहने वाले क्वार्टर में ले आऊंगा, क्यूईयू ने बिस्तर से कूदते हुए प्रसन्न स्वर में कहा। एल्डरलैन ने सिर हिलाया, फिर भी उसके दिल में अभी भी संदेह था। क्या सू यांग जैसा महज बाहरी दरबार का शिष्य वास्तव में उसकी चोट का इलाज कर सकता है? वह अभी भी झिझक रही थी, लेकिन उसके दिल की उत्सुकता ने उसकी अनिश्चितता पर काबू पा लिया। आखिरकार वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी जो उसने पिछली रात महसूस किया था, या जागने पर दूसरी बार बिस्तर गीला कर रही थी। अध्याय 10 सौंदर्य दरवाजे के पास प्रतीक्षा कर रहा है। एल्डरलैन ने सू यांग के रहने वाले क्वार्टर के दरवाजे पीटे, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी देर बाद उनके स्वागत के लिए बाहर आया वह तांगहू, सू यांग का रूममेट था। एल्डरलैन, वह एक संप्रदाय के बुजुर्ग को अपने दरवाजे पर पीटते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे इस बुजुर्ग को ठेस लगी? यह शिष्य नमस्कार करता है। शिष्य सू यांग को यहाँ लाओ, एल्डरलैन ने टोक दिया। सू यांग, वह कुछ समय पहले चला गया। क्या? वह कहाँ गया? एल्डरलैन ने अर्नहेम को सूचीबद्ध किया। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह मैदान में प्रशिक्षण ले रही थी जबकि मैं क्यूईयू ले रही थी।
उसने सोचा, उसने मुझे नहीं बताया कि वह कहाँ जाएगा। बहन एल्डर लैन, वरिष्ठ वृद्धा भाई सू हमेशा की तरह प्रशिक्षण मैदान में थे। आप सू यांग के वापस आकर उसे बताएं कि मैं आवश्यक मामलों में उसकी तलाश कर रहा हूं, जिसमें देरी नहीं हो सकती। एल्डर लैन फिर से प्रशिक्षण क्षेत्र में आ गया, जिससे तांगो स्तब्ध रह गया और सोच रहा था कि सू यांग ने एल्डर लैन को संप्रदाय के बुजुर्गों को सिखाने के लिए क्या किया। एल्डर लैन और क्यू सीधे प्रशिक्षण मैदान में गए, इस उम्मीद में कि वे एक सुंदर युवा अपने खराब शक्ल वाले चिन्ह के पास खड़े होंगे, लेकिन अफसोस वह कहीं दिखाई नहीं दिए। ये शिष्य एल्डर लैन का स्वागत है। क्या आप में से किसी ने सू यांग नाम के किसी शिष्य को देखा है? वह जो आमतौर पर एक बेवकूफ़ की तरह वहां खड़ा रहता है। एल्डर लैन ने वहां प्रशिक्षण ले रहे शिष्यों से पूछा, लेकिन सभी ने अपना सिर हिला दिया। वह बच्चा कहाँ है? क्यू आसपास जाकर पूछो और देखो कि क्या किसी ने सू यांग को देखा है। यदि आप उसे 1 घंटे के भीतर नहीं ढूंढ पाते हैं तो यहाँ वापस आएं और मुझसे मिलें। यदि आप उसे ढूंढते हैं तो उसे यहाँ ले आएं। अगर मैं 1 घंटे के बाद वापस मत आना तो मुझे उसे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। ठीक है। एल्डर लैन ने फिर वहां मौजूद शिष्यों की ओर देखा और कहा, यदि आप में से कोई शिष्य सू यांग को देखता है तो उसे बताएं कि एल्डर लैन उसे ढूंढ रहा है। यदि आप उसे मेरे लिए ढूंढ सकते हैं तो मैं आपको 100 प्रीमियम अंक प्रदान करूंगा। 100 प्रीमियम अंक, यह उतने ही है जितने एक उच्च जोखिम वाले मिशन को मिलेंगे। वहां के शिष्य एल्डर लैन द्वारा दिए गए मिशन से उत्साहित हो गए। सू यांग जैसा सुंदर व्यक्ति आसानी से देखा जा सकता है ना? और ये तथ्य कि आउटर कोर्ट के लगभग सभी शिष्य उसका चेहरा जानते हैं, इस मिशन को आसान बनाता है। शिष्य प्रशिक्षण मैदान से ऐसे भागे जैसे कि आग लगी हो, और संप्रदाय के खुलने के बाद पहली बार प्रशिक्षण मैदान वीरान दिख रहा था। बाहरी कोर्ट में कहीं सू यांग लापरवाही से एक किताब के पन्ने पलट रही थी। उसके बगल में किताबें और स्क्रॉल रखे हुए थे जो उसके सिर के ऊपर तक रखे हुए थे। वह पुस्तकालय में थे जहां सैकड़ों अभिलेख और यहां तक कि खेती की तकनीकें भी एकत्रित थीं। ये लाइब्रेरी, प्रोफाउंड लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह है जो अपने संसाधनों को अपने शिष्यों और बुजुर्गों को समान रूप से किराए पर देती है। चाहे वह मिथकों और किंवदंतियों के बारे में एक प्राचीन रिकॉर्ड हो या गहन साधना तकनीक वाला एक स्क्रॉल, उनके पास ये सब है। सू यांग इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया में उसे रहस्यमय तरीके से फेंक दिया गया था। हालांकि इस नश्वर संसार में जिन स्थानों को वह जानता था उनके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी। चंद्रमा भगवान का महल, स्वर्गीय मंदिर, यहाँ तक कि देवताओं की भूमि जिसके बारे में हर कोई और उनकी माँ अपने पिछले जीवन में जानते थे, इस दुनिया में अज्ञात हैं या केवल किंवदंतियों और मिथकों के रूप में बने हुए हैं। क्या मैं वास्तव में उसी दुनिया में हूँ या क्या मैंने किसी विदेशी दुनिया में पुनर्जन्म लिया है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? सू यांग ने किताब नीचे रखी और आह भरी, उसकी निगाहें संदेह से भर गईं। लेकिन यहाँ ऐसी कई चीजें भी हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, जैसे कि शुद्ध यांग फूल। यहाँ तक कि यहाँ खेती के चरण भी समान हैं। अपने पिछले जीवन में सू यांग ने न केवल अपनी दुनिया की यात्रा की, बल्कि एक ही ब्रह्मांड को साझा करने वाली सभी 4 दुनियाओं की यात्रा की। यदि उसे इन 4 दुनियाओं में से किसी में भी फेंक दिया गया था तो उसे तुरंत पता चल जाना चाहिए। फिर भी उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह इस समय कहाँ है। ये स्पष्ट रूप से नश्वर दुनिया है, लेकिन ये पूर्वी महाद्वीप क्या है? मुझे शाश्वत प्रतिशोध चट्टान को छोड़े हुए कितना समय हो गया है? उसके मन में अनगिनत प्रश्न उभरे जिनका कोई उत्तर नहीं था। कुछ और स्क्रॉल पर नजर डालने के बाद सू यांग एक निष्कर्ष पर पहुंची। यदि वह इस संप्रदाय को नहीं छोड़ता है और इस दुनिया के बारे में और अधिक नहीं सीखता है तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को कभी नहीं देख पाएगा जिनसे वह प्यार करता है। हालांकि उसके जाने में अभी भी जल्दी थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इस समय बहुत कमजोर है। अपने खेती के आधार के साथ वह जंगल में जीवित रहने के बारे में भूल सकता है। तारों से भरे आकाश में बिखरे हुए अपने प्रेमियों को ढूंढना तो दूर की बात है। उसके वर्तमान चरण में साधना जगत का कोई भी विशेषज्ञ उसे आसानी से एक उंगली से कुचल सकता है। इसलिए वह केवल तब तक इस संप्रदाय में छिपा रह सकता है जब तक कि उसके पास पर्याप्त साधना आधार न हो जो उसे बहुत अधिक खतरे के बिना यात्रा करने की अनुमति दे। सू यांग ने एक गहरी सांस ली और उसने लाइब्रेरी के अंदर और बाहर आने जाने वाली सुंदरियों को देखा। जिस क्षण मुझे शुद्ध यांग फूल मिलेगा तभी मैं वास्तव में इसकी खेती शुरू करूंगा। उसकी निगाहें गहरी रोशनी से चमक उठीं। सू यांग सूर्यास्त होने तक पुस्तकालय के कोने में रहे और अंततः उन्होंने जाने का फैसला किया। जगह को साफ सुथरा करने के बाद सू यांग पुस्तकालय से बाहर निकल गया और अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस चला गया, जहां एक परिपक्व महिला उसके दरवाजे के सामने चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव के साथ खड़ी थी। जैसे ही परिपक्व महिला ने सू यांग को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सू यांग, आप पूरे दिन कहाँ थीं? क्या आपको पता है कि मैं यहाँ कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ? आप जैसा एक साधारण शिष्य मेरे जैसे संप्रदाय के बुजुर्ग को आपके दरवाजे के सामने पूरे दिन इंतजार कराने की हिम्मत करता है? क्या आप जानते हैं
क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज तुम्हारी वजह से मैंने कितना अपना चेहरा खो दिया है? सू यांग गुस्से से भरे एल्डर लैंग को देखकर मुस्कुराए, जो उन्हें कुछ हद तक प्यारा और आकर्षक लगा। नमस्ते एल्डर लैंग, आपके जैसे एक सम्मानित संप्रदाय के बुजुर्ग का मेरे एकमात्र बाहरी दरबार के शिष्य से क्या लेना देना है? उसने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। बाहर बात करना उचित नहीं होगा, चलो अंदर बात करते हैं। बहुत अच्छा। सू यांग अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए शांति से दरवाजे के पास पहुंचा।